क्लास 10 चैप्टर 6। इस वीडियो में हम लोग केवल चैप्टर 6 का इंट्रो पार्ट देखेंगे। और एक चीज़ जान लो, ये जो चैप्टर है चैप्टर 6 ट्रायंगल, ये कुछ नया नहीं है। क्लास 10th में जो हम लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा था, याद है चैप्टर 7 का नाम क्या था? ट्रायंगल था। ये उसका प्रो वर्जन है, ये उसका एडवांस वर्जन है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, ये पहले नंबर पे ऐसा चैप्टर है जो आपको होशियार बच्चों को 100 मार्क्स लाने से रोकता है। क्यों? इसमें थ्योरम्स हैं, आपको क्लास 9th की याद आएगी। बट ये है, कोशिश पूरी रहेगी कि आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी। हम लोग समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थ्योरम्स के प्रूफ देखेंगे। ठीक, तो जैसे ही मैंने देखा कि भैया चैप्टर 6 ट्रायंगल इसका इंट्रो पार्ट में है, तो इंट्रो पार्ट में जाने से पहले 7 चैप्टर का जो है, वो क्लास 9th का जो 7 चैप्टर है, उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हम लोगों को होनी चाहिए। तो वहाँ पर अगर मैं बात करूँ, क्योंकि अगर क्लास 9th का नहीं पता है तो अभी दिक्कत होगी 10th में। हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। और बेटा तुम लोग थोड़ा सीरियस हो जाओ। कॉन्ग्रुएंट, जो ये एक शब्द होता है कॉन्ग्रुएंट, अगर मैं आपसे बोलूँ इसकी शुद्ध हिंदी क्या है, तो इसकी शुद्ध हिंदी होती है सर्वांगसम, सर्व अंग समान। इसकी हिंदी की बात अगर मैं करूँ, कॉन्ग्रुएंट की हिंदी होती है सर्वांगसम, जिसके सारे अंग समान होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर मैथमेटिकली बोला जाए तो सेम साइज एंड सेम शेप, मतलब ऐसे ट्रायंगल या ऐसी कोई भी चीज़, नॉट ओनली फॉर ट्रायंगल, ये किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई होता है। अगर कोई भी दो ऐसी कमोडिटीज़ हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका सेम साइज है, साइज़ का मतलब क्या होता है? जैसे कि भैया उनकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट या जो भी डायमेंशन होती है वो उसकी बात कर रहे हैं। और शेप का मतलब क्या होता है? आकार, जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये सब चीज़ों को शेप कहा जाता है। इसमें आते हैं लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एक और होता है 4th डायमेंशन जिसको टाइम बोलते हैं, तो वो भी आता है। शेप में क्या होगा? ट्रायंगल आ गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, हर चीज़ के लिए। तो ऐसे कोई भी दो कमोडिटीज़ में होता है कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो जिनका शेप और साइज़ दोनों एक जैसे हैं, उन दोनों को हम बोलते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। वो आपस में एक दूसरे क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक जैसे हैं। ठीक है भैया, पक्की बात है। जैसे मान लो ये हमारा मोबाइल है, इसका आप ये आपके पास है, मेरे पास है या किसी और के पास है, जो भी ये मोबाइल है, इसका वेट, इसकी डायमेंशन सब कुछ बराबर होगा, क्योंकि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये होता है कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग। अब मैथमेटिकली में हमको केवल ट्रायंगल के बारे में पढ़ाया गया था 9th में, और उसी का एडवांस वर्जन क्लास 10th में है। तो जल्दी से देखते हैं कि क्लास 9th में हम लोग पढ़ के आए क्या हैं। अगर आपसे बोला गया ट्रायंगल ABC, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मान लो DEF, अगर ऐसा बोल दिया गया कि दो ट्रायंगल हैं जो आपस में क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट। मतलब एक ट्रायंगल ये रहा हमारे पास और एक ट्रायंगल हमारे पास ये रहा, ये ABC है और ये DEF, दो हमारे पास ट्रायंगल हैं जो आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का क्या होता है जी? सिंबल होता है। ठीक है, अच्छा, तो चलिए, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो पहली बात कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं जी? इक्वल। क्या होते हैं आपस में? इक्वल। मतलब एंगल एक इसके इक्वल होगा D के, एंगल ए किसके इक्वल होगा जी? एंगल D के। एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल E के। और एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल F के। मतलब अगर ये एंगल 60 है A, तो DB कितना होगा? 60। क्यों? CPCT हम लोगों ने पढ़ा है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो 9th का ज़्यादा नहीं, बस जितना मैं बता रहा हूँ इतना आपको आना चाहिए। चलिए, फिर दूसरी कंडीशन क्या थी कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए? 1। या एक बच्चा बोलेगा सर हमने तो ये पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होती हैं। एक ही बात है, समझते कैसे? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो देखो इस चीज़ को, करस्पॉन्डिंग साइड इसकी
पहली साइड कौन सी है, ए बी, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हुई, डी ई, ठीक है, बराबर करस्पॉन्डिंग साइड हुई बी सी, इधर कौन सी हुई, ई एफ, इधर हुई ए सी, इधर कौन सी हुई, डी एफ। तो इनका जो आप डिवाइड करेंगे डियर, वो किसके बराबर आएगा, हमेशा 1 के इक्वल आएगा। अब आप कहेंगे सर 9th में यार हमने ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा था, रेशियो नाम की तो बात ही नहीं हुई थी वहाँ पे सिंपल बोला था कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल कैसे होंगे, देखो इन तीनों का आंसर किसके बराबर है, 1 के इक्वल है, तो ये भी तो 1 के इक्वल होगा, ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल होगा जी, 1 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो डी का, तो ए बी बराबर क्या हो गया जी, डी ई हो गया। और सही बात है, अगर किन्हीं भी 2 नंबर का हमने डिवाइड किया और आंसर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब वो आपस में इक्वल है, तभी तो भैया 1 आ रहा है। जैसे देखो 3/3 आंसर कितना आएगा, तो तभी तो है जब ये दोनों बराबर हैं। मैंने बोला x/x आंसर कितना आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, तभी तो भैया बराबर आएगा। अगर ये बराबर हैं तो आंसर कितना आएगा पर, तो इसका मतलब ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ, या ए सी बराबर डी, ऐसे बोल दो, या फिर बोल दो उनका साइड्स का जो रेशियो है वो कितना आएगा, 1 आएगा, केवल 1 आएगा। अगर 1 नहीं आता है, समझना, जब लोगों ने मैथ्स में दबा के स्टडी चल रही थी, खूब दबा के स्टडी चल रही थी, उन्होंने कहा चलो यार 1 आ गया तो हमने कह दिया कि वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बराबर हैं, एक जैसे हैं। अगर 1 नहीं आया, सपोज 1/3 आ गया, तब क्या होगा, सपोज 1/4 आ गया, तब क्या होगा, तो ये भी डाउट होगा। और जब इस डाउट पे लोगों ने स्टडी करी तो उसको बोला गया सिमिलैरिटी, इसको बोला गया क्या, कॉन्ग्रुएंट, और उसको बोला गया सिमिलैरिटी। वो अभी जो हमारे सिलेबस में है, यहाँ तक देखो जरा, इनकी साइड का रेशियो कितना है, 1, तो तभी तो 1 होगा जब इनकी साइड आपस में क्या होंगी जी, बराबर होंगी। ए सी किसके बराबर, डी एफ के बराबर, और बी सी किसके बराबर है जी, क्लियर है। तो 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उनके तीनों एंगल आपस में इक्वल, उनकी तीनों साइड आपस में इक्वल, या फिर उनकी साइड का रेशियो 1, एक ही बात है। फिर ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा यार ऐसा हमेशा तो नहीं होगा, ऐसा हमेशा तो नहीं होगा। उन्होंने कहा क्या चीज़ बोलना चाह रहे हो, उन्होंने कहा ये देखो 1 लाख रुपए की बात है, समझेंगे सारे बच्चे। ये रहा भैया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये रहा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैं आपसे कह रहा हूँ इक्विलैटरल है, तो ये साइड इसकी कितने की, सॉरी एंगल कितने होंगे ये, ठीक है, ओके। और एक और ट्रायंगल आपस में इक्विलैटरल है, ये डी ई एफ, इसके एंगल भी 60 60 60। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, यस और नो, है ना, हाँ, बरसा बुआ कह रही है, यही बेवकूफ़ी है। क्या बोला गया, सेम साइज सेम शेप, देखने में एक जैसे, ये छोटा बड़ा तो ये तो यार आप देखकर ही बता देंगे, लेकिन आप कंफ्यूज कैसे हुए, आपने देखा तीनों एंगल बराबर हैं। भाई साहब यहाँ बोला गया दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, एंगल भी और साइड भी, ये साइड छोटी है, ये साइड बड़ी है, यस और नो। इसीलिए तो आप देखो इसके तीनों एंगल बराबर हैं, इसीलिए कॉन्ग्रुएंसी में AAA नहीं होता है। कॉन्ग्रुएंसी में 5 क्राइटेरिया होते थे ना, कौन कौन से होते थे, एस एस एस, एस ए एस, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, RHS, ये 5 होते थे ना। कहीं भी AAA था नहीं था, क्यों, आप ये मत सोचो कि तीनों एंगल बराबर हैं तो भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, नहीं यार, उनकी साइड भी तो बराबर होनी चाहिए, क्या जमगा। तो कॉन्ग्रुएंसी में AAA नहीं होता है ना। और दूसरी बात, SAS को आप ये मत लिख देना ASS या SS, कुछ नहीं, ये इसका भी अपना एक मीनिंग है। SAS का मीनिंग 2 साइड के बीच में एंगल, ठीक है, साइड के बीच में एंगल। और ये अगर तुम S बोल रहे हो फिर तुम S गधाई हो, फिर तुम, ठीक है, ऐसे नहीं बोलते हैं। ये एक है, SAS अलग है, और ASS कुछ होता ही नहीं मैथ में, ठीक है, SS से कुछ होता ही नहीं। तो अभी तक तो यार मैंने डिस्कस किया केबल और केबल कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, क्यों, तो इसी का एडवांस वर्जन है। जब लोगों ने आगे स्टडी की तो उन्होंने कहा एंगल तो बराबर है लेकिन साइड बराबर नहीं है, तो ये वाला साइन हट गया, अब केवल ये साइन बचा, तो ये साइन होता है सिमिलैरिटी का, ठीक है। तो
तो आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। मैं इस चैप्टर को बिल्कुल भी जल्दबाजी से नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है अगर इस चैप्टर का बेस मजबूत हो गया ना, तो भाई साहब तुम कितने ऊपर से भी गिरो तुम्हारा बेस नहीं टूटेगा, बेस मजबूत होना चाहिए। तो इसको समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे अच्छे से इसको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपके लिए ऑब्जेक्टिव में आने के लिए कि ट्रिपल ए जो होता है वो कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होता है। अब देखो नॉलेज और नंबर वाली बात, इन जो साइड का रेशियो कितना है 1, इस 1 को बोला क्या जाता है, जो इनका रेशियो आता है ना, उस रेशियो को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्केल फैक्टर। क्या बोला जाता है? या रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन। क्या ये दो नाम सुने थे आपने? नहीं सुने ना, एनसीईआरटी में ही है, लेकिन हमने नहीं सुने, वही ऑब्जेक्टिव में आते हैं। फिर बच्चा कहता है यार एग्ज़ाम बड़ा टफ आया। हम लोग करते क्या, बेसिक पे नहीं जाते हैं। आप 6.1 कर लोगे, 6.2, 6.3, ये नाम कहीं नहीं मिलेगा। स्केल फैक्टर क्या होता है, कहीं नहीं मिलेगा। रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन क्या होता है, कहीं नहीं मिलेगा, ना एक्सरसाइज में मिलेगा ना एग्जाम्पल्स में मिलेगा। तो इसीलिए मैं सबसे पहले इंट्रो पार्ट कराता हूँ। जिस बच्चे ने इंट्रो पार्ट देख लिया, देयर इज़ नो एनी नीड टू वॉच एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एक्सरसाइज। आप केवल इंट्रो पार्ट देखो बस, इससे आपको बहुत वास्ट नॉलेज मिलेगी। आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, आपको इतनी डीप में नॉलेज मिल जाएगी। तो जो ये इनका रेशियो आता है, इस रेशियो का नाम है स्केल फैक्टर या फिर रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेशन, और देखो आप सब क्लास 9th में आए हो मतलब, और डिफरेंट स्कूल से, लेकिन किसी ने भी नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि इंट्रो पार्ट हम लोग फोकस नहीं करते हैं। तो स्केल फैक्टर क्या होता है या रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन क्या होता है, तो भाई साहब इनके साइड के जो रेशियो होते हैं उनको बोला जाता है। और आज आपको बहुत सी एक्स्ट्रा बातें बताने जाएंगे इस चैप्टर का रियल लाइफ यूज से। इसको यहाँ तक लिखो पहले आप। चलिए जी, अब हम लोगों ने 9th का बेसिक पढ़ लिया। अब आते हैं कि दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना। पहले तो ये जानेंगे कि सर सिमिलर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, सिमिलर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। अब आप देखिए, आपने कई जगह सिमिलरिटी का कंसेप्ट पढ़ा हमने, लेकिन कभी हमने या आपको किसी ने बताया नहीं। एक बात सुनो, आप अपना मोबाइल में हम लोग जब फ़ोटो क्लिक करते हैं, ठीक, तो आप जाके देखना सेटिंग में आता है रेशियो कौन सा लेना है, आपको जाके चेक करना। अगर थोड़ा बहुत आप लोग फ़ोटोग्राफी करते हैं, 60:9 लेना है, आता है, चेक करते हैं। 4:4 वाला लेना है, इस तरीके से आता है। एक्चुअली में ये है क्या, मैं इतना बड़ा हूँ, आप भी ठीक ठाक बड़े हैं, मोबाइल के अंदर हम लोग कैसे आ जाते हैं भैया, सोचने वाली बात है ना। और हम ही लोग पर्दे में इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ऑड नहीं लगते, देखने में अजीब सा नहीं लगता है। पहले मल्टीमीडिया फ़ोन आते, स्मार्टफोन तो अब आने लगे हैं। तो एक मल्टीमीडिया फ़ोन आते हैं स्पाइस कंपनी का, अगर आप, तो उसकी स्क्रीन इतनी होती है, स्क्रीन उतने में हम लोगों ने मूवी देखी थी एक अर्जुन पंडित सनी देओल की, इतने में, ठीक, चिप से। अब पूरी मूवी इतने में हमने देख ली। इसी में सनी देओल आ गए थे, इसी में उनकी वाइफ आ गई, इसी में बिल्डिंग आ गई, सब इसी में आ गए थे। लेकिन फिर भी हमें अजीब सा नहीं लग रहा था कि इतने में सनी देओल। समझ रहे ना बात को कैसे? तो ये सब रेशियो का खेल होता है। किसका खेल होता है? रेशियो का। कि हम इतने बड़े स्क्रीन पर दिखाई देंगे तो भी तुम्हें अजीब नहीं लगेंगे, और छोटी से छोटी स्क्रीन हम तुम्हें दिखाई देंगे तो भी हम तुम्हें अजीब नहीं लगेंगे, बिकॉज ऑफ रेशियो। क्योंकि जब रेशियो कम होता है तो हर एंगल से, हर तरफ से हमको कम कर दिया जाता है। अगर केवल टांगें छोटी कर देंगी मान लो, और ये धड़ इतना ही रहा, तो हम कैसे अजीब से लगेंगे ना फिर यार। तो रेशियो जो कम होता है वो हर पॉइंट से कम होता है, इसलिए हमको अजीब नहीं लगता है। तो ये रेशियो वाला कंसेप्ट है, ये कहाँ से आया? सिमिलैरिटी से। मैं ये बता रहा हूँ कि रियल लाइफ यूज़ का है। बहुत से बच्चे कहते हैं, अब जैसे मैं तो टीचिंग लाइन में आ गया, हमारे जो दोस्त है बीटेक करके जॉब करते हैं, कहते हैं यार हमने आज तक कहीं साइन थीटा कॉस थीटा का कहीं रियल लाइफ यूज़ ही नहीं हुआ, कहीं पर हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई गई उसका यूज़ ही नहीं हुआ। एक्चुअली में क्या है कि जब आप प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि इन हर जगह, फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा जो कुतुब मीनार की जो हाइट नापी गई है, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट नापी गई है, कैसे नापी गई? बिकॉज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ पे जब आप डीप में पढ़ेंगे जाके तभी तो आप समझ पाएंगे ना कंसेप्ट को कि एक्चुअली में है क्या। जब पढ़ोगे ही नहीं कुछ भी, अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, बहुत से बच्चे का सर इसका यूज़ कहाँ है,
भाई साहब जितने फ्लाईओवर्स बनते हैं, फ्लाईओवर्स की बात कर रहा हूँ, उनमें जो पैराबोला कर्व आता है वहाँ पे हर जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ होता है। तो जब हम डीप में स्टडी करेंगे तब हम समझेंगे यार इनका यूज़ कहाँ पर हो रहा है, जब हम पढ़ेंगे ही नहीं। अब एक बच्चे ने बायो कर ली और वो डॉक्टर की लाइन में नहीं गया तो वो सोचेगा कि यार हमने इतना सारा पढ़ा, उसका यूज़ कहाँ हुआ। अरे जब उस लाइन में जाओगे तभी तो यूज़ होगा। तो चलो यार जल्दी से आते हैं सिमिलैरिटी के कंसेप्ट पर कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ABC सिमिलैरिटी का ये साइन है, एंड ट्रायंगल DEF, तो क्या होता है, तो भी दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हैं, कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में क्या होने चाहिए जी, इक्वल। और दूसरी कंडीशन क्या है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है ना वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इक्वल। लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। 1 हो गया तो उसका स्पेशल नाम दे दिया, क्या, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो 1 हो जाएगा चलेगा, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम दे दिया। तो इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। अब वो कितना भी हो, 1/3 हो, 1/9 हो, 1/6 हो, 3/2 हो, 2/, कुछ भी हो, लेकिन तीनों साइड को आपस में जब हम डिवाइड करें तो हर तरफ से उनका रेशियो बराबर आना चाहिए। और ये दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसी बीच में एंड लगा होता है, ये नहीं है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो और ये नहीं हुई ना, दोनों कंडीशन, बोथ कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई एट ए टाइम। अगर ऐसा है तभी वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे जी, सिमिलर होंगे मेरे भाई, क्या होंगे। और उसके साइड का जो रेशियो होता है इसको क्या बोला जाता है, स्केल फैक्टर। बताया तभी मैंने, फिर से लिख देते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है उस करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्पेशल नाम क्या होता है, स्केल फैक्टर, या फिर द रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन। ठीक है, ये नाम यार, ये बोल दो, ये 1 नंबर के लिए तो बहुत ज़रूरी भाई साहब, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि लोगों ने इसके ऊपर एक प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट कैसे किया और इसका रियल लाइफ यूज़ मैंने आपको बताई दी। एक आप बड़ा फ़ोटो लो अपना और एक उसी फ़ोटो को बहुत छोटा साइज़ आप करा लो तो आपको अजीब सा नहीं लगे, क्योंकि वो फ़ोटो और ये फ़ोटो दोनों आपस में क्या सिमिलर हैं। देखो एक आपका फ़ोटो ये रहा, ठीक है, ये आपका मान लो फ़ोटो शादी के लिए गया है और एक फ़ोटो आपका पासपोर्ट बनवाने के लिए गया, तो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जाएगा। जो फ़ोटो ये है वही फ़ोटो ये है, इसमें भी आप आ रहे हो पूरे, इसमें भी आप मान लो पूरा, अंतर तो कुछ नहीं है। लेकिन इनके जो साइड के रेशियो होंगे, इसका रेशियो इसके साथ करो, इसका रेशियो इसके साथ करो, इसका रेशियो इसके साथ करो और इसका रेशियो इसके साथ करो, तो भाई साहब बराबर आएगा। इसीलिए वो हमको अजीब नहीं लग रहा है। ये सिमिलैरिटी का बहुत बड़ा यूज़ है हमारे रियल लाइफ में, बहुत बड़ा यूज़ है। ठीक है, वो तभी ऐसा पॉसिबल है, इनके साइड के रेशियो ये बराबर नहीं है, साइड का रेशियो बराबर है। अगर बराबर है तो फ़ोटो अजीब सा नहीं लगेगा हमको। क्लियर है, तो वही एक्सपेरिमेंट देखो क्या है, समझते हैं। ये ऊपर जो टॉर्च रखी है, टॉर्च में से क्या निकल रही है, ये NCERT का ही आपको मैं बता रहा हूँ। और आपने क्या किया, रूम में अंधेरा कर दिया और टॉर्च जलाई, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल ये है कागज़ का बना लिया और इसके बीच में से कागज़ हटा दिया, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल शेप आपने बना दी। ऊपर से टॉर्च मारी तो ज़मीन पर क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ना यार। समझो एक कागज़ है, उसमें से क्वाड्रिलेटरल बना के आपने फाड़ दिया, ऊपर से टॉर्च मारी तो नीचे भी तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, यस और नो। तो जो ज़मीन पे क्वाड्रिलेटरल बना है उसकी आप लोग ये चारों साइड को मेज़र कर लो, कर लिया। अच्छा, अब उस पेपर को थोड़ा सा नीचे करो, फिर भी नीचे आपका क्वाड्रिलेटरल बनना होगा। फिर उनकी साइड को मेज़र कर लो और उनका आपस में डिवाइड करो, तो हमेशा जो रेशियो है वो बराबर आएगा। तो वो दोनों क्वाड्रिलेटरल आपस में क्या थे, सिमिलर थे। और एक चीज़ देखो, इस फोटो में एंगल चारों बराबर हैं, आप खुद देख लो, यस और नो, एंगल चारों आपस में इक्वल और साइड का रेशियो इक्वल है, इसीलिए हमारा ये क्या है, सिमिलर। इसलिए हमारे क्या है, सिमिलर। तो सिमिलैरिटी की जो कंडीशन होती है केवल और केवल एक कंडीशन होती है कि सेम शेप होनी चाहिए, सेम
शेप होनी चाहिए, साइज का कोई मैटर नहीं, साइज छोटा बड़ा चलेगा, साइज छोटा बड़ा चलेगा। क्या चमका? शेप का मतलब समझ गए ना कि दोनों ट्रायंगल है तो दो ट्रायंगल ही आपस में सिमिलर हो सकते हैं। अगर कोई पूछे कि सर ये ट्रायंगल और ये सर्कल क्या ये आपस में सिमिलर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि अलग अलग है, उनका शेप डिफरेंट है। तो सिमिलैरिटी में जो शेप होता है वो हमारा क्या होना चाहिए जी? सेम होना चाहिए। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? क्या बात है, समझ आ रही ना? क्लियर है सर? तो शेप इनका क्या होना चाहिए? बराबर। अच्छा, अब मैं ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आर मतलब दो ट्रायंगल जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं वो हमेशा सिमिलर होंगे, बट वाइस वर्सा मे और मे नॉट बी। मे और मतलब इसका जो उल्टा है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब सारे सिमिलर ट्रायंगल, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है कि ऑल द सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, गलत। कह रहे हैं जितने दुनिया में दो सिमिलर ट्रायंगल है क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो आप कहोगे नहीं होंगे। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर जितने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं वो सिमिलर ज़रूर होंगे भाई साहब। ठीक है, क्या मैं बता पाया, समझा पा रहा हूँ मैं? अच्छा, अब इनकी कंडीशंस होती हैं कि दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कैसे दिखाते हैं। तो इनकी कंडीशन होती हैं, कंडीशन होती है साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, डबल ए एंड ट्रिपल ए। ये चार कंडीशन ही इसमें होती हैं बस, और कोई भी कंडीशन नहीं होती है। एक कंडीशन है जिस पे थोड़ा सस्पेंस बना के रखेंगे, बाद में बताएंगे जब हम ये चारों कंडीशन पढ़ लेंगे। क्यों बताएंगे बाद में? तो जान लो ज़रा। 9th क्लास में हमने पढ़ा है एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड। कायदे में देखा जाए एक ही तो बात है ये, अगर डीप में आपने स्टडी करके आए हो 9th में तो ये दोनों एक ही बात है। ऐसी एक और है RHS, जो कि सिमिलरिटी में होती है लेकिन वो इनमें से किसी एक के बराबर होती है। वो मैं बताऊंगा जब हम लोग पढ़ लेंगे चारों। अभी ज़्यादा आगे की बातें बताना कोई फ़ायदा नहीं है ना, जब आएंगे उस पर तब डिस्कस करेंगे। तो ये चार कंडीशन, और इन चारों कंडीशन का प्रूफ है वो मैं वीडियो में अलग से बताऊंगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम में नहीं आता है। इनका प्रूफ एग्ज़ाम में नहीं आता एक्चुअली में कि ये साइड 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 कैसे, यहाँ पर आपके पास एंगल साइड एंगल क्यों नहीं है, इन सब का प्रूफ है बाकायदा। देखो एग्ज़ाम में नहीं आता है, ठीक है, वो आउट ऑफ सिलेबस है। नॉलेज के लिए हम लोग अपना पढ़ लेंगे, और ये चार कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए जी, एक चीज़ और, हक हुआ मेरा, ओ माही माही रे, ओ माही। चलो देखिए, अब एक ट्रायंगल ए, प्लीज़ ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। अगर दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिए गए हैं तो पहली कंडीशन क्या गिवन है कि एंगल ए किसके इक्वल है जी? एंगल D के, और एंगल B किसके इक्वल है जी? एंगल E के, एंगल C किसके इक्वल? एंगल F के, और इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। मतलब AB अपॉन DE, AB अपॉन बराबर BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF। किसके बराबर आएगा? कोई ना कोई कांस्टेंट के बराबर आएगा। क्लियर है? ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। ऐसा मत सोचना कि अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तीनों तो भैया वो सिमिलर होगा, बिल्कुल नहीं। अगर उनके साइड के रेशियो बराबर है, एंगल इक्वल नहीं, तो भी नहीं। जैसे इसका रियल लाइफ एग्जांपल, हमारे पास ये रहा स्क्वायर भाई साहब, ये क्या रहा? स्क्वायर, और ये रहा हमारे पास रोम्बस। ये हमारे पास क्या है? रोम्बस। कोई सा भी दुनिया का स्क्वायर उठा लो, कोई सा भी दुनिया का रोम्बस उठा लो, कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे, उनके साइड का रेशियो हमेशा बराबर आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती हैं और रोम्बस की भी। मैंने कहा सब इसकी चारों साइड है 3 3 3 3, इसकी मान लो 4 4 4 4, डिवाइड करो तो 3/4
3/4 आएगा ना, 3/4 हर बार आंसर बराबर आएगा, लेकिन ये फिर भी सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके एंगल बराबर नहीं है। स्क्वायर का ये 90 होता है, इसका 90 नहीं होता है, तो भी सिमिलर नहीं है। तो ऐसा मत समझना कि साइड का रेशियो बराबर है तो वो सिमिलर होगा, नहीं, या फिर चारों एंगल बराबर है तो वो सिमिलर होगा, बिल्कुल नहीं। ये दोनों कंडीशन एट ए टाइम सेटिस्फाई होनी चाहिए साइमल्टेनियसली। अगर हैं तभी वो आपस में सिमिलर है, अदरवाइज फिर वो नहीं है। क्योंकि ये कन्फ्यूज़ करने को बोर्ड में ये इंट्रो पार्ट का आपको एक बेनिफिट होगा अब केस स्टडी में, जितना आप इंट्रो पार्ट को समझोगे उसमें केस स्टडी आपकी स्ट्रांग होगी। क्योंकि केस स्टडी एक्चुअली में कुछ है ही नहीं। बहुत से बच्चे सोचते हैं सर केस स्टडी क्या है, वो ट्रायंगल के या किसी भी चैप्टर केस बनाते हैं, केस बनाएंगे, वो आपको को दे देंगे कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड ये, अब बताओ चारों कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई नहीं। अब आप सोचोगे यार कि साइड का रेशियो बराबर है, सिमिलर होगा, बिल्कुल नहीं। इसलिए कहते हैं इंट्रो पार्ट को समझो अच्छे से। क्लियर है? दुनिया में, अब आप लोग बताइए, दुनिया में जितने भी स्क्वायर हैं छोटे बड़े, क्या वो आपस में सिमिलर हैं? दुनिया में जितने भी स्क्वायर हैं क्या वो आपस में सिमिलर हैं, छोटे बड़े? हाँ जी बिल्कुल हैं। क्यों? तुम लोग बुद्धि नहीं बता ही नहीं पा रहे हो। एक स्क्वायर ये रहा इतना छोटा और एक स्क्वायर ये रहा इतना बड़ा, समझना चारों एंगल बराबर और साइड का रेशियो तो बराबर होगा ही होगा। मान लो ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये मान लो हमने कहा 6 है तो 6 से डिवाइड करो, 2/6, 2/6, 2/6 बराबर आ जाएगा आंसर। दुनिया में जितने इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं सब सिमिलर हैं, दुनिया में जितने सर्कल हैं सब सिमिलर हैं, क्योंकि उनके रेशियो बराबर आएंगे। क्या जमगा? तो ये चीज़ समझने वाली है। अब कोई आपसे पूछे सर एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो कि सिमिलर ना हो, कई सारे बन जाएंगे। एक ट्रायंगल बना दो, एक क्वाड्रिलेटरल बना दो। अच्छा कोई आपसे अगर पूछे कि ये ट्रायंगल है, इसकी साइड 3, 3, 3 और इसके सारे एंगल मान लो मैंने कहा 60, 60 और इसकी साइड 6, 6, 6 और ये एंगल मान लो बराबर दे दिए, फिर भी सिमिलर नहीं है यार, क्योंकि उनका शेप ही डिफरेंट हो गया। जब शेप डिफरेंट हो गया तो इनको देखना ही नहीं है ये 3 है 6 है क्या है यार, ठीक है ना। सेम शेप, साइज की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। इक्वल साइज हो गया तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये आपको जितनी मैंने बातें, ये मैंने 6.1 भी आपकी इसी में ही करा दी, क्योंकि 6.1 कुछ है नहीं एक्चुअली में, आपका बच्चों वाली बात है 6.1 में तो, ठीक है। तो इसका जो इंट्रो पार्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंट्रो पार्ट, देखो इसको यहाँ तक।